दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे जो एनसीएल की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। जो आईटीआई की वैकेंसी है इसमें, जिसमें आपका फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है और वेल्डर का है, 3 ट्रेडों का आया हुआ है इसमें। और वैकेंसी अच्छी खासी है, 200 सीटें हैं आई हुई है, जिसमें आपका एक सर्विसमैन का सीटें हैं। तो एक एक करके हम हर एक चीज़ को बात करेंगे। टोटल सीटें चलो मैंने बता दिया, पोस्ट कितने किन किन के ट्रेडों का आया हुआ है, क्या आपका पे रहेगा, पैसा जो दिया जाएगा आपको वो रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब कैसा है, वो सारा कुछ बताया जाएगा, है ना। तो एनसीएल बेसिकली आपका जो होता है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है। और ये कोल इंडिया की जो है एक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब अनुषंगी कंपनी है ना। और इसका जो डिपार्टमेंट है ये कोल इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये आपका सिंगरौली में है, और साथ ही यूपी का एक एरिया पड़ता है जो सोनभद्र वाला एरिया है, वहाँ पे पड़ता है। तो यही चीज़ का है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये इस्टेब्लिशमेंट है। ये आपका डेट जो है 16/4/2025, मतलब कल के डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और आज से जो है इसका फॉर्म भराना स्टार्ट, आज मतलब आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये करके उसके बाद डेट के भी देखेंगे, लास्ट में लिया हुआ इसका। आपका क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी दे रखा है इसमें, क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, किन किन पोस्टों पे आई हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ट्रेडों का आया हुआ है, जिसमें टेक्नीशियन फिटर का है, कैट 3 का है, फिर आपका इलेक्ट्रिशियन का है और आपका वेल्डर का है। 3 ट्रेडों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और इस पर एजुकेशन जो मांग रखा है आपका 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के बाद आपका 1 साल का अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए। 1961 एक्ट के तहत आपका आईटीआई होना चाहिए, है ना। आपका देखो ये एब्रीविएशन दे रखा है, एनसीवीटी और एससीवीटी का है ना। आईटीआई आपका एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी हो तब भी चलेगा। अप्रेंटिसशिप मस्ट है, वो होना ही होना चाहिए, है ना। अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर भी नहीं पाओगे। चलो आगे चलते हैं। क्रूशियल डेट दे रखा है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 10/5/2025 का, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आया था। अब पोजीशन वैकेंसीज़ का है यहाँ पे। टोटल जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखो टोटल जो वैकेंसीज है वो आपका 200 है ना। टोटल वैकेंसी देखो यहाँ पे 200 हैं, इस पे है इंक्लूडिंग बैकलॉग वाला हो जाएंगे। फिर इस साइड में ओरिजेंटल जो है वो सीटें अलग से है। इस साइड में मतलब 200 से ज़्यादा सीटें हैं, जिसमें आपका देखो 200 जो सीट है वो तो उस पर आप फाइट कर सकते हो। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का अलग से सीट है, तो इसमें अलग से सीट आता है, जिसके कारण ये 42 सीटें हैं। तो मतलब 250 के करीब सीटें हैं। ये इतनी सीटों का आना ये नहीं है। आप टोटल ऐड करोगे तो आपका ये 200 आएगा, फिर आपका इधर 36 और 642 है ना। सबसे ज़्यादा सीटें देखी जाए तो टेक्नीशियन फिटर और आपका फिटर में ये है सबसे ज़्यादा सीट, 100 के करीब सीट है ना, दोनों मिला के 100 हो गया इधर, और इधर से लगा दे तो मतलब 120 के करीब आपका टोटल एक सर्विसमैन और ये सब लगा के सीटें हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, है ना। इसमें आपका देखो 2 तरह की सीटें हैं, एक है एक्सकेवेशन का है और एक है ईएनएम करके, है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है। एक्सकेवेशन जो माइनिंग एरिया में जाते हैं, ओपन माइनिंग है सिंगरौली में और या सोनभद्र में, तो वहाँ पे रहेगा काम। और दूसरा आपका ईएनएम है, तो ये मेंटेनेंस का काम रहेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, जैसे जनरेटर हो गया, मशीन्स हो गए, मोटर्स हो गए, उस पर काम रहेंगे। सेम चीज़ है इलेक्ट्रिशियन का भी, तो इनका भी काम ऐसे ही रहेगा। इनका भी सीट अच्छा खासा है, 7 सीट है। इलेक्ट्रिशियन का भी सीट आप लोगों को बढ़िया सीट है, जिसमें आपका देखो जो माइनिंग एरिया में जाएंगे उनके लिए 14 है, और जो ईएनएम है उनके लिए 81 है। ईएनएम में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, ईएनएम में जो होते हैं, उसके कारण सीटें ज़्यादा उसमें आई है। बाकी वेल्डर का है, वेल्डर का 10 सीट है टोटल। और टोटल सीट देखो यहाँ पे करके अलग अलग कैटेगरीज वाइज करके आता है। ये आपका टोटल इंक्लूडिंग में आ रहा है 200, और ये कैटेगरी वाइज आया है इसमें। फिर इसमें पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का ही सेट दिया हुआ है। बाकी ये एब्रीविएशन दे रखा है, यूआर किसको करेंगे ऐसे करके, है ना। यूआर अनरिजर्व होता है, एससी शेड्यूल कास्ट होता है। अगला ये आपका पीडब्ल्यूडी में कौन कौन इस पर एलिजिबल है उसका दे रखा है। कैट 1 का, कैट 3 का जो फिटर है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। आपका कैट 2 का जो वेल्डर में है वो कौन कौन एलिजिबल है ना। तो ये आप देख सकते हो, उसका भी दे रखा है। इसका मतलब होगा सीटिंग स्टैंडिंग है, वो जो भी चीज़ें हैं ये एब्रीविएशन में दे रखा है, तो ये अब ये देख सकते हो ना।
उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड का दे रखा है ना, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे क्या पैसा रहेगा उस चीज़ का स्केल रहेगा। तो एंट्री लेवल जो आपका होगा, मतलब ट्रेनिंग आपका 1 साल का है, इसमें लिख रखा है ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का, ठीक है। जिसमें आपका देखो ट्रेनिंग पीरियड में कैट जो 3 है फिटर के, उनका जो मिनिमम वेजेज है मतलब पर डे के हिसाब से दिया हुआ है इसमें 1583.32 रुपया करके है। किसी भी सेक्शन में हो, फिटर हो आप, तो आपको ये मिलेगा मानदेय जो है। और आपका 1 साल के बाद ये प्रमोशन मान लो, एक तरह सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपका कैट 4 बना दिया जाएगा इसमें। यदि आप टेक्नीशियन 3 कैट 3 लगते हो तो कैट 4 मतलब प्रमोशन ही मान लो। और उसका हो गया। सेम चीज़ आपका इलेक्ट्रिशियन में भी है और इसकी बेसिक भी सेम है। वेल्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपका 1536 रुपये साढ़े मतलब 1536.50 रुपये करके 50 रुपये है। सो ये आपका खाली जो है माइनिंग एरिया में है, क्योंकि उस एरिया में वेल्डिंग करना होता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये कैट 3 में जाएगा। बाकी इसमें और भी अलाउंसेस है, जैसे दे रखा है ये आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपका HRA मिलेगा, DA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, जो भी NCWA 11 के हिसाब से आता है उस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये सारे कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिजर्वेशन का दे रखा है, तो रिजर्वेशन में जो ST SC OBC और NCL कैंडिडेट है सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, AWS PWD है, एक सर्विसमैन जो भी सेंट्रल लिस्ट बना हुआ है उस पर यदि आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल लिस्ट है उस पर आते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए उस कोटे से। OBC में आपका NCL होना चाहिए, NCL आपका नॉन क्रीमिलियर होता है, उससे होना चाहिए, तभी जाके आप उस सीट के लिए OBC की सीट के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप फिर जनरल में काउंट करे जाओगे। एज लिमिट दे रखा है, तो एज लिमिट जो है 18 साल से 30 साल, मतलब मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 साल होना चाहिए। 30 साल के बाद यदि आपका है तो एज रिलैक्सेशन में है तभी आप जा सकते हो। और UR जनरल और EWS में हो तो 30 साल मैक्सिमम है। अदरवाइज किसी कैटेगरी में हो, जैसे SC SC कैटेगरी में हो तो 5 साल का मिलेगा। OBC में हो तो 3 साल का मिलेगा। OBC में आपका NCL में है। PWD हो तो 10 साल का मिलेगा। PWD में यदि आप OBC में 13 साल का, ST SC कैंडिडेट हो PWD में तो आपको 15 साल का। एक सर्विसमैन के लिए आपका डिफेंस सर्विस जो आपने रिज़ाइन कर रखा है, मैं रिज़ाइन कह रहा हूँ, आपने सर्विस ख़त्म किया उसके बाद यदि किसी भी अभी इस साल रिटायर करा है तो इस साल से लेकर आपका पीरियड जो भी सर्विस कर दिया है उसके बाद का आपका 3 साल का कर रहा है ना। उसके बाद आपका 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 साल से यदि ऊपर हो तो आपको मैक्सिमम ये 3 साल ही काउंट हो गया, बाकी आपका 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। सो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर, मैंने आपने सर्विस कर दिया जितना, उसके बाद 3 साल का बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट आ जाओ, उसके हिसाब से फिर बाद में आएगा। बाकी आप देखो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका कोई एज लिमिट नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ भी काउंट किया जाएगा, जो आपका मैट्रिक का कोई है मार्कशीट है वहाँ पे जो मेंशन होगा वही होगा, है ना। एप्लीकेशन फ़ी का है, एप्लीकेशन फ़ी में आपको मिलेगा 1000 रुपया है, लेकिन 1000 रुपये पे 18% GST लगा के 1180 रुपया हो जाएगा। तो 1180 रुपया आपका फ़ी लगना है ना। ST SC एक्स सर्विसमैन या फिर PWD या डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। फॉर्म का दे रखा है कि इसमें 4 नोट दे रखे हैं, मतलब कुछ गलती करते हो तो उस केस में रिजेक्ट करने का। बाकी ये वो आपका बैंक चार्जेस एप्लीकेशन फ़ी लगने हैं। आप यदि कुछ गलती करते हो उस केस में आपका कैसे होगा उसके बारे में लिख रखा है, तो इसको भी पढ़ सकते हो। बाकी ये तो सिलेक्शन प्रोसेस का ये दे रखा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो पेपर होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा और इसमें 90 मिनट दिया जाएगा। जिसमें ये जो पेपर है आपका ये आपका CBT होगा, है ना। डेली मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रूशियल डेट स्पेसिफाइड अनदर नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड। हाँ, तो ये आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका पेपर जो रहेगा 70-30 का रेशियो रहेगा। मतलब 70 क्वेश्चन जो रहेंगे टेक्निकल से रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे नॉन टेक्निकल से रहेंगे। उसके बाद आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 90 मिनट का टाइमिंग है। आपका पढ़ाई के लिए जो सिलेबस है उसमें देखो जनरल नॉलेज पढ़ना है, रीजनिंग अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, मैथ पढ़ना है, ये सारे कुछ रहेंगे। उससे 30 क्वेश्चन रहेगा और आपका सेक्शन जो है फर्स्ट रहेगा, A रहेगा, वो आपका पूरा टेक्निकल रहेगा, है ना। टेस्ट सिटी के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया है, पर वो रिजर्व आप फॉर्म भरोगे ना जब वहाँ पे पता चल जाएगा। इसमें दिखाया हुआ नहीं है कि कहाँ सेंटर है। देखो ये दे रखा है मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है, मतलब सिलेक्शन के लिए। तो आपका UR जनरल यदि है तो आपको 50% तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद
UR और EWS के लिए 50 मार्क्स कम से कम, तब जाके आप उस चीज़ के कटअप को क्रॉस कर रहे हो कि हाँ आप उसके बाद फिर आपकी लिस्ट बनेगी। फिर हाईएस्ट क्या जाता है वो तो बात की बात है, मतलब 100 का 100 भी ला सकता है बंदा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आगे बताएं। बाकी ST SC OBC और PWD की या एक्स सर्विसमैन के लिए 40 मार्क्स हैं। आगे जैसा है जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसमें, और क्या है इसमें, हाँ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपका आ जाएगा, मेल आ जाएगा, फ़ोन आया मतलब मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ से कर लेना है। एक चीज़ और है कि यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो तो उस केस में आपको NOC लेना पड़ेगा, है ना, वहाँ से NOC अप्लाई करना पड़ेगा। किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो तो फिर वो लेके जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको ये जमा करना पड़ेगा, है ना। किसी भी गवर्नमेंट या PSU या फिर आपका उससे जुड़ा हुआ कोल इंडिया से जुड़ा हुआ यदि आप किसी बॉडी पे काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। अब ये नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर दे रखा है। नॉर्मलाइजेशन जो होगा यदि आपका एक से ज़्यादा उसमें होता है ना, उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। एक से ज़्यादा स्टेज बोल रहा हूँ आपको, एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका यदि पेपर हो गया उस केस में आपका नॉर्मलाइजेशन होता है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, रॉ मार्क्स को लेने का है, फिर उसके बाद वो करते हैं। तो ये तो उनका है, बाकी आप भी बाद में कर सकते हो। हाँ कोई भी चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पे गलत मेरे साथ हो रहा है तो आप ऑनरेबल मतलब जो जबलपुर हाई कोर्ट है MP का, MP हाई कोर्ट जो है वो आपका जबलपुर में है, तो वहाँ पे वो बंदा उस चीज़ के लिए डाल सकता है। लेकिन ये चीज़ बाद में होता है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपका NCL का करियर में जाओगे, nclcil.in करके करियर, फिर रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट जाओगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट पे जाओगे, फिर अप्लाई ऑनलाइन करोगे, फिर वहाँ से आपका इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होगा तो उसको फिर भर सकते हो। भरने के बाद आपका पेमेंट जाएगा 1180 का, है ना, 1000 जाएगा, 18% GST, तो 1180 रुपया होता है। पेमेंट करने के बाद आपका फिर आपका फ़ोटो मतलब 3 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका, तो फिर वहाँ पे फ़ोटो डालना है आपको। फ़ोटो अपलोड होगा, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लैक, मतलब ब्लैक में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट आपके JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में डाल सकते हो। ये दे रखा है, इसके बाद पहले देख लिया था, मतलब एडमिशन ग्रेड टी है उसके लिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट भी करने हैं ना, तो ITI का फिटर ट्रेड का हो गया, ट्रेड सर्टिफिकेट, फिर आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसको भी आपको करना है ना। सेम चीज़ है इलेक्ट्रिशियन के लिए, सेम चीज़ है आपका वेल्डर के लिए। आपका जो कैंडिडेट भर रखे हैं कैटेगरी से, तो उनको उसका भी डालना पड़ेगा, एक कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसको डालना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा। EWS हैं उनके लिए भी यही चीज़ है। स्पेशल नोट दे रखा है यदि आपका कैंडिडेट नेदर नहीं, हाँ ये क्या है ना, स्पेशल नोट वाला ये चीज़ लिख रखा है कि यदि क्या होता है ना कि इसमें फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को निकाल के हम पोस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और किसी के झांसे में भी नहीं आना है कि कोई कह दिया कि मैं लगवा दूंगा, पैसे दे दो, ये वो। सो इस चीज़ के आप भूल जाओ, डायरेक्टली आप उसके लिए कर सकते हो। सो बी केयरफुल। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 17/4/2025 से, और लास्ट डेट जो है 10/5/2025 है ना। तो 22-25 दिन का 22-23 दिन का आपको टाइम दिया गया फॉर्म भरने का। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो, फिर अपना तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। पेपर का डेट नहीं दिया है, एडमिट कार्ड का भी नहीं दिया है, एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर रिजल्ट का भी नहीं, लेकिन मिनिमम मान के चलो ये आपका साल भर के आसपास लगता है ना, 1 साल के आसपास। लास्ट टाइम जो आया था 2020 में आया था, और 2021 के बाद ज्वाइन कराया था, 21 के लास्ट में ज्वाइन कराया था, और कुछ लड़कों को बाद में ज्वाइन कराया था, है ना। NCL जो डिसीजन फाइनल है उसके बारे में दे रखा है, डिस्क्लेमर है ये। बाकी ये सर्टिफिकेट है जो, अच्छा ये आपका अनेक्स्चर में है, मतलब कौन से मार्क्स हैं, मार्क्स के बारे में दे रखा है, टेक्निकल स्पेसिफिक का है। तो ये आपका सिलेबस है ना, ये आपका फिटर का कैट 3 के लिए सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें दे रखा है ना। बेसिक अर्थमेटिक, कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का है, पाइप फिटिंग वगैरह पढ़ने का है, गियर का पढ़ना है, व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है, कंबस्शन इंजन के बारे में पढ़ना है, यही सब है। फिर इलेक्ट्रिशियन के लिए दे रखा है ये
इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, डीसी जनरेटर मोटर हो गया, एक्टिव रिएक्टिव पावर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया। ये कुछ सारे चीज़ें पढ़ने हैं। ये आप देख सकते हो। मैं ये क्या करूँगा, इसको अपलोड कर दूँगा। आपका टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल स्टडी पॉइंट, आप इसके लिंक भी मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो, है ना। बाकी ये वेल्डर का है जो सिलेबस है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड पूरा वेल्डिंग से ही पढ़ना होगा, है ना। सेफ्टी प्रिकॉशंस हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, डीसी एसी मशीन जो वेल्डिंग मशीन होती है उसके बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना होगा, टाइप्स हो गया, फ्लक्स हो गया, कोटिंग फैक्टर हो गया, सारी कुछ इस पे आएगी, है ना। और खंड भी जो रहेगा उसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस है, फिर आपका रीजनिंग रहेगा, फिर मैथ रहेगा, है ना। मैथ में आपका 3-4 चैप्टर हैं। वर्क है, रिलेशनशिप है, वर्क रिलेशनशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद आपका स्पीड है। बाकी ये दे रखा है जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, मतलब आपका ये जो बनेगा, आपका SC और ST का जो फॉर्मेट है वो आपका ये है। इसी फॉर्मेट में आपका बना हुआ होना चाहिए। ऐसे जनरली आपका SDM या DC से बनता है तो इसी फॉर्मेट में बन के आता है ना। ये जो है आपका सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब OBC के लिए है, जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनका है। सो ये चीज़ें बन के आती है उधर से। सो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इसी को फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। ये EWS का है। बाकी अब इसमें भी जो वैसा डिमांड करता है ना, उस केस में यहाँ पे साइन करवाना होता है जाके SDM ऑफिस या DC ऑफिस में जाके, है ना। एक सर्विसमैन के लिए ये वाला पेपर है, ये जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये। बाकी ये आपका फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिनेशन है। सो बस इतना ही है। अंडरटेकिंग स्क्राइब का है। बाकी आगे क्या है ये देखा है, टू क्लेम फॉर STSC रिटन टेस्ट अवेलेबल को, मतलब ये आपका जो पैसा लगता है पेपर देने के लिए ना, उसके लिए यहाँ पे दे रखा है आपका TA है। बल्कि ये जो STSC कैंडिडेट हैं उनके लिए TA प्रोवाइड करती है NCL। TA होता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना। तो आप किसी जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपका जो भी पैसा लगता है आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, आपका पैसा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपका ये जैसे NPCIL करता है, आपका पेपर देने जाओ तो वहीं पे भरवा लेता है, तो सेम इस पे भी कर रहा है ना। बाकी ये सर्टिफिकेट का LTC भरने के लिए LTC लीव ट्रेवल कंसेशन होता है। बस इतना ही है। तो हम स्टार्ट में देखते हैं अब थोड़ा सा। तो ये अपना NCL का है वैकेंसी भाई। 2 साल नहीं, 2020 में लास्ट टाइम आई थी, मतलब 5 साल मान के चलो, 4 साल के बाद ये फॉर्म आ रही है। और इतनी अच्छी खासी वैकेंसी, 250 के करीब टोटल वैकेंसी है। तो आप 250 में से मतलब एक सर्विसमैन को हटा दो ना, 36 सीटें, तो आप 220 की, मतलब 210 के आसपास आराम से सीटें हो रही है। और फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर तीनों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी करो अच्छे से। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।